बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको एक न्यू कोर्स एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में वेलकम। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का एक कंप्लीट कोर्स जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मौजूद है, लेकिन उस प्लेलिस्ट में मैंने पर्टिकुलरली फ़ोकस किया है पंजाब यूनिवर्सिटी को, और उसमें जिस बुक को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी बुक है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय अज़मत अली। यहाँ पर मैं इस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिलेंगे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के, और मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ दिस इज़ वन ऑफ द वेल रिस्पेक्टेड बुक ग्लोबली, रिटन बाय डेविड एम बर्टन। तो इस बुक में को हम फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली इसका चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ दी प्रेलिमिनरीज इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है डेट इज़ दी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसको इसका पर्पज़ क्या है, आप इसे कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर इसकी दो एप्लीकेशन हैं, आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, उसका प्रूफ भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस बुक में थ्रू आउट जो है एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम बात करते हैं जब एन की, तो एन आप बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, दिस इज़ कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है इसके अंदर बेटा आपके जो नंबर होते हैं वो हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं। दीज आर दी इनफाइनाइट नंबर्स, आप जानते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो दूसरा नाम है वो बेटा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहलाता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इस बुक में आप समझ लें कि इसका जो बच्चा सेट थ्योरी पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं सेट का बुक का ड्रॉबैक तो या फला तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो चूँकि अगर कोई बच्चा जो जिसका बैकग्राउंड सेट थ्योरी है, तो उसको जब हम बात करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मेरे पास लिखा हुआ है ये लाइन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप जब देखेंगे कि मैंने बात की है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड, आपके जहन में ये बात आएगी शायद कि मैं पूरे के पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इस बुक में ऐसा नहीं है। जब भी बात की जाएगी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो यहाँ पर इस बुक का जो तरीकाकार है वो ये है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब असल में ये है दिस रिप्रेजेंट दिस लाइन शोज अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी वो एन का कोई सबसेट हो सकता है। और अगर वो लिखता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ, फिर आप कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल। अगर वो लिखता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बेटा फिर आपने समझ लेना है कि अब वो कह रहा है कि ये आपके पास नेचुरल नंबर है। और अगर वो कहता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर आपने याद रखना है कि इट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। वो स्पेशली सबसेट का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वो सिर्फ ये लिखेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगली चीज़ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो याद रखें नॉन नेगेटिव इंटीजर आप बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर को, लाइक 1 2 3 अप टू सोन, ये तमाम के तमाम जो नंबर हैं इन्हें आप नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। चलें जी, अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ अपनी पहली डेफिनेशन को, डेट इज़ दी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। कहता है दिस प्रिंसिपल सेज दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैज़ द लीस्ट एलिमेंट। ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है। ये क्या कहता है कि जी आपके पास कोई भी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उसका कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होता है। जब हम लीस्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो लीस्ट एलिमेंट का मतलब ये होता है उस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा उस सेट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो कहता है आगे, बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन प्रूव थ्योरम्स
स्टेटमेंट्स, प्रोपोजिशन एक्सेट्रा। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को हम इन शॉर्ट ये भी लिखा करेंगे WOP। इस थ्योरम का जो पर्पज़ है, इस प्रिंसिपल का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं, प्रोपोजिशन को प्रूफ कर सकते हैं। अब ये प्रिंसिपल काम कैसे करता है, किस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करता है? दिस प्रिंसिपल यूजेस द स्ट्रेटजी दैट वी क्लेम्ड दैट अ सर्टेन सेट हैज़ द लीस्ट एलिमेंट x नोट से। हम कहता है ये जो प्रिंसिपल है वो इस तरह काम करता है कि हम ये कहते हैं कि आपके पास एक सेट है, कोई सर्टेन सेट है जिसके अंदर एक लीस्ट एलिमेंट x नोट मौजूद है। देन ऑन द कंट्रेरी वी फाइंड एन अदर एलिमेंट y नोट। हम फिर क्या करेंगे, हम ऑन द कंट्रेरी एक दूसरा एलिमेंट y नोट मालूम कर लेते हैं सच दैट कि y नोट x नोट से स्मॉलर आ जाता है। दैट इज y नोट बिकम द लीस्ट एलिमेंट ऑफ s। दैट लीड्स टू द कंट्रडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन, जो कि हमारी अजम्पशन को गलत साबित कर देगा। ठीक है कि हमने ये कहा था कि x नोट इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी हम प्रूफ कर चुके कि y नोट जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। अगली यहाँ पर चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने WOP जो प्रिंसिपल पढ़ा है वो ये कहता है कि हर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है उसका लीस्ट एलिमेंट होता है। तो इसकी पहली एग्जांपल आपके पास है, लेट s इज इक्वल टू 0 to 4 6। ये मेरे पास है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। आप देख सकते हैं इसे मैं कह सकता हूँ देन s इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये देखिए ये कंप्लीटली पूरा फुल जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट नहीं है। ठीक है, ये उसका सबसेट है, लेकिन मैंने बताया कि इस बुक में वो सबसेट का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो अब इस सेट का जो लीस्ट एलिमेंट वो आप देख सकते हैं दिस इज 0। ठीक है, याद रखिएगा लीस्ट एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है और उसका उस सेट में मौजूद होना ज़रूरी है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में जिस तरह आप इन्फीमम के मुतालिक पढ़ते हैं बेटा, ये बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन उसमें फ़र्क होता है कि इन्फीमम जो है वो उस सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो हम एक तो बात कर रहे होंगे सिर्फ इंटीजर्स की, और इंटीजर्स में से पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे, रियल नंबर सेट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इन्फीमम उस सेट से बिलोंग करता है भी है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन लीस्ट एलिमेंट हमेशा उस सेट से बिलोंग कर सकता है। लेट टी, ये मेरे पास एक सेट है 7 9 11 13, देन द लीस्ट एलिमेंट ऑफ टी इज 7। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में लेट u इज इक्वल टू, मैंने u में वो तमाम नेचुरल नंबर हैं, ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं सच दैट सेटिस्फाइड दिस इनक्वालिटी, जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं 3n + 1 < 20। अब इसको अगर आप सोल्व कर लेते हैं एज ऑल n दैट सेटिस्फाइड दिस इनक्वालिटी r, तो आपको ये वाले n मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, आप इसको सोल्व कर लें, ये आ जाएगा 3n < 19, 1 को अगर आप दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये आ जाएगा n < 19/3, 19/3 आ जाएगा 6 पॉइंट आपके पास ये बन जाएगा जी 3 अप्रोक्सीमेटली। तो आपका n जो है वो 6.33 से, n क्या है इंटीजर है, इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा नंबर कौन से हैं, छोटे इंटीजर हैं 0 1 2 3। अब 0 को शामिल किया क्योंकि मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर के साथ यूनियन किसकी ली है, 0 की है। तो अब इसमें n ये सारे निकल आए, तो इनमें सबसे जो छोटा n है वो कौन है, 0 है, तो दिस इज द लीस्ट एलिमेंट। तो ये आपके पास होता है जी WOP। ठीक है, तो ये इजी सी एग्जांपल है। पर्पसेस ऑफ WOP का पर्पसेस क्या है, कहता है इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाय कंट्राडिक्शन, इट कैन बी यूज्ड फॉर इंडक्शन प्रूफ, इंडक्शन प्रूफ को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह में पढ़ेंगे आगे जाके। द WOP हेल्प्स प्रूव द डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम को जब हमने प्रूफ करना होगा तो हम WOP का इस्तेमाल करेंगे। WOP इज एसेंशियल इन प्रूविंग दैट GCD ऑफ A and B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A and B, दिस इज कॉल्ड द बेज आउट लेमा। बेज आउट लेमा ये होता है कि जब आपने ये प्रूफ करना हो, ये बेज आउट लेमा की स्टेटमेंट है कि आपके पास दो नंबरों का जो GCD है A और B, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A and B। ये हम इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। तो WOP की मदद से हम इसको बेज आउट लेमा को प्रूफ करेंगे। उसके बाद होता है जी एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये थ्योरम, इसको भी प्रूफ करने के लिए हम WOP को यूज़ करेंगे। WOP कैन बी यूज टू प्रूव द एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी फैक्टर्ड या कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो आप ये कहता है कि आप उस इंटीजर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट और एज अ फैक्टर्ड यूनिकली एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको प्रूफ करने के लिए हम WOP का यूज़ करेंगे। नहीं जी, नेक्स्ट अब मैं मूव कर रहा हूँ आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी की तरफ। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी में इसका प्रूफ देखेंगे और हम देखेंगे कि इसमें WOP को आप किस तरह यूज़ करते हैं।
कहता है जी इसकी आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी की जो स्टेटमेंट है वो ये है, कहता है इफ़ ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन, एन बिलोंग टू एन मीन के एक आपको नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट कि एन ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा बी के। मतलब क्या है, कहता है कि आपके पास ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, अब बी चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, बी चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, आपको एक नेचुरल नंबर लाजमन मिलेगा, कम से कम एक ऐसा लाजमन होगा कि आप उसको जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी कि मेरे पास ए की वैल्यू है सिंपल 2 और बी मेरे पास है सिंपल आपके पास है जी 100। अब बी जो है, ए जो है वो आपके पास क्लियरली यहाँ पर बी से छोटा है, लेकिन मेरे पास कम से कम एक इंटीजर ऐसा मौजूद है पॉजिटिव इंटीजर जिसको मैं 2 से ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे उसका आंसर बड़ा या बराबर हो सकता है। तो आप देखेंगे अगर मैं एन की वैल्यू 50 ले लूँ तो 50 को जब ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम एक ऐसा ज़रूर होगा जो कि बी से बड़ा होगा। अब मेरे पास सुने 51, तो 51 भी एक ऐसा नंबर है, एन जो है 51 अगर रख दिया जाए तो इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लियरली इसका आंसर जो है वो बी यानी 100 से बड़ा होगा। तो ये आपके पास आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो लाजमन आपके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर हमेशा बेटा बी या बी से बड़ा आएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट लेके चलेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि हमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलता, ठीक है, कि जिसके लिए आपके पास ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, यानी कि हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है कि एन ए हमेशा बी से छोटा होगा। आपके पास ऐसे और ए और बी ऐसे मौजूद हैं कि हमेशा जब भी उसको एन से मल्टीप्लाई कर लिया जाए जिस मर्जी एन से, ठीक है ना, ये एन ए हमेशा बी से छोटा ही रहता है। अज्यूम डैट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज नॉट ट्रू सो डैट फॉर सम ए एंड बी, तो इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई ऐसे दो एलिमेंट्स ए और बी मौजूद हैं कि जिनको जब भी किसी भी नेचुरल है फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, किसी भी नेचुरल नंबर से ए को मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर बी से बढ़ता नहीं है। ठीक है, एन हमेशा बी से छोटा रहता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक सेट बना लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर WOP को इस्तेमाल करना है, यानी कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को। और वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को किसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं आप बेटा, हमेशा एक सेट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और सेट कौन सा होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर का होना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर मैं पॉजिटिव इंटीजर का बेटा सेट बनाने लगा हूँ। मैंने लिखा जी देन दिस सेट एस इज इक्वल टू, कैसे बनाया है मैंने, इसकी मदद से बनाया है। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा है, बिकॉज एन ए जो है वो बी से छोटा है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा बी माइनस एन ए, जीरो लेस देन आ गया बी माइनस एन ए से, तो इसको या दूसरे वर्ड में मैं कह सकता हूँ कि बी माइनस एन ए जो है वो बेटा जीरो से बड़ा है, यानी जीरो से बड़ा हो गया मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो इट मीन्स बी माइनस एन ए टाइप के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो इसको मैंने उठाकर इन तमाम नंबर्स को उठा के एक सेट एस में रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इट मीन्स देन दी सेट एस इज अ बी माइनस एन ए टाइप के नंबर हैं इसमें, सच डैट एन आपका नेचुरल नंबर है, कंसिस्ट इंटायरली ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर पर मुश्तमिल है। क्यों पॉजिटिव इंटीजर पर ये मुश्तमिल है, ये मैंने आपको बता दिया है कि एन ए अगर बी से छोटा है तो बी माइनस एन ए हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अच्छा, अब चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट बन गया है तो मैंने आगे लिखा दिस इंप्लाइज वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होल्ड फॉर एस, इसका मतलब आपका वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बेटा एस के लिए होल्ड कर सकता है, कर जाएगा। अब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एस के लिए होल्ड कर गया तो फिर क्या होगा, इसका लीस्ट एलिमेंट बेटा आपको मिलेगा। सो एस विल पोजेसेस आ लीस्ट एलिमेंट, उसका एक लीस्ट एलिमेंट मिलेगा सच सेज, फर्ज कर लेंगे उसका जो लीस्ट एलिमेंट वो इस फॉर्म का है बी माइनस एम ए, वो बी माइनस एम ए टाइप का है, क्योंकि देखें इसके जो सेट एस के जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, बी माइनस एन ए फॉर्म के हैं। ठीक है बेटा, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने इसका कहा लीस्ट एलिमेंट b माइनस एम ए है। आप एम ए रख लें, n नॉट ए रख लें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैं अगर कहूँ कि n मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है तो क्या n+1 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर में 1 का डिफरेंस के साथ चलते हैं, नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस होता है बेटा, 1 का डिफरेंस होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर b माइनस ए जो है वो s का एलिमेंट है तो b माइनस एम प्लस 1 ए ये भी तो सेट s का ही एलिमेंट होगा ना, क्योंकि सेट S में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, b माइनस एन ए टाइप के, और n कौन है बेटा, आपका नेचुरल नंबर है। नोटिस दैट b माइनस एम प्लस 1 ए आल्सो लाइज इन S बिकॉज S कंटेन ऑल इंटीजर्स ऑफ दिस फॉर्म। फर्दर मोर, अब मैं ये जो नंबर मैंने बताया ना b माइनस एम प्लस 1 ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा b माइनस एम ए,
और प्लस माइनस माइनस ये आ गया माइनस ए, मतलब इस नंबर को मैंने ऐसे लिख लिया b माइनस एम ए माइनस ए। अच्छा मुझे बताएं कि क्या ये वाली जो सारी साइड है इसको गौर से देखिएगा, b माइनस एम ए माइनस ए, क्या ये इस नंबर से छोटी नहीं होगी? भाई क्लियरली छोटी होगी ना बच्चों। देखें आप क्या कर रहे हैं, b माइनस एम ए में से a को माइनस कर रहे हैं, तो जिस चीज़ में से इसको माइनस कर रहे हैं तो वही चीज़ पहले लिखी हो। मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, अगर मैं सिंपल आपसे कहूँ कि इफ़ एक तरफ है x माइनस ए और दूसरी तरफ है सिर्फ x, तो कौन सी चीज़ बड़ी होगी? ये x में से आप a को माइनस कर रहे हैं, इधर सिर्फ x है, तो x माइनस ए इज़ ऑलवेज लेस देन x। ठीक है, सपोज कर लें कि ये वाला आपका नंबर x है, पूरी की पूरी ब्रैकेट, दिस होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x, और यही इधर x लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपके पास ये x माइनस ए बन गया और ये सारा x आ गया। सही है ना, मैंने क्या किया है, मेरा x मैंने ये सपोज कर लिया है b माइनस एम ए। ठीक है, तो ये सारा x माइनस ए हो गया और ये सारा लेस देन x आ गया। तो इट मीन्स ये वाला सारे का सारा नंबर ये लेस देन आ गया b माइनस एम ए से। ठीक है, इसका मतलब ये सारी साइड को मैं लिख सकता हूँ, दिस कंप्लीट साइड b माइनस एम प्लस वन ए इज लेस देन b माइनस एम ए, ये इससे छोटी होगी। ठीक है, दिस शोज दैट b माइनस एम प्लस वन ए इज द स्मॉलर देन b माइनस ए। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है, दैट इज कंट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। लेकिन ये तो हमारी अजम्पशन के साथ कंट्राडिक्ट कर गई बात। हमारी अजम्पशन ये थी कि b माइनस एम ए जो है वो लीस्ट एलिमेंट है s का। अब आपने एक नया एलिमेंट तलाश कर लिया और आप कह रहे हैं वो b माइनस एम ए से छोटा है, तो इसका मतलब लीस्ट एलिमेंट तो फिर ये हो गया b माइनस एम प्लस वन ए। Hence, our original assumption that Archimedean property does not hold is wrong. अब इसका मतलब आपने जो ओरिजिनल assumption शुरू में सपोज की थी कि आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, वो गलत है। सही है, इसका मतलब आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए। ठीक है, hence it proves the result। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी जो अल्लाह आपका भला करे WOP जो है इसकी सेकंड एप्लीकेशन समझ लें, और वो आपकी बुक में है जी, थ्योरम नंबर 1.2 दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन है, इसी तरह ही आगे आप पढ़ेंगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन है, फिर एक चीज़ होती है मैथमेटिकल इंडक्शन जो कि आप क्लास 11th मैथमेटिक्स में पढ़ के आते हैं। इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है मैं इंशाल्लाह ये 1-2 लेक्चर में आपको मज़ीद आगे बताऊँगा जाके। ठीक है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा 1-2 चीज़ों का फ़र्क है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं सिंपल ये बात बताता हूँ कि जो क्लास 11 में आप मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ के आ रहे हैं वो और ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल फाइनाइट इंडक्शन है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन है, इसको आप सिंपल इंडक्शन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंपल इंडक्शन। और आगे आएगा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। ठीक है ना, इसे स्ट्रॉन्ग इंडक्शन भी बोलते हैं। और एक्चुअली ये होता है किस मकसद के लिए, ये जो फाइनाइट इंडक्शन है या जो मैथमेटिकल इंडक्शन आप किस मकसद के लिए पढ़ते थे? ये बेटा आप पढ़ते थे, आपको याद होगा, कभी आपने कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, कभी अगर आपने कोई फार्मूला प्रूफ करना हो, ठीक है, तो उस पर्पसेस के लिए, या कोई मैथमेटिकल प्रोपोजिशन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई इनक्वालिटी है, उसको अगर आपने प्रूफ करना है कि वो नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है या नहीं कर रही, तो उसके लिए आप जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह को हम इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, दिस थ्योरम प्रोवाइड द बेसिस फॉर मेथड्स ऑफ प्रूफ कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिस है। मतलब क्या है जी, यहाँ पर ये इसकी स्टेटमेंट है, लेट एस बी दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। एस आपके पास एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। फिर अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एस एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर उसने कहा है, ये नहीं कहा कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब एस एक सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर का, इसको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिखता, मैंने आपको पहले बता दिया, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। पहली बात, वन बिलोंग टू एस, वन जो है वो एस का एलिमेंट है। वहां पर आप ये कहते थे कि जी कुछ इस तरह किया करते थे कंडीशन 1 में कि सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, चेक स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू 1। आप वहां पर ऐसे करते थे। यहाँ पर ये कहता है कि आपका ये जो नंबर 1 है ना, ये एस में होना चाहिए। फिर आगे कहता है कि अगर के बिलोंग करता है एस से, अगर के जो है वो एस का एलिमेंट है, यानी के कौन है, एक इंटीजर है, तो फिर याद रखें कि के प्लस 1 जो है वो भी एस का एलिमेंट होगा। जबकि आपने क्लास 11th में इसको इस तरह पढ़ा था, आप कहते थे पहली कंडीशन में, कंडीशन 1 में बेटा आप कहते थे चेक द स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू 1। फिर आप कंडीशन 2 कुछ इस तरह पढ़ते थे
सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, n इज इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, वी विल शो या वी विल चेक दैट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। हम ये चेक करेंगे क्या स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए दुरुस्त है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लिखने का स्टाइल कुछ चेंज हो गया। यहाँ पर लिख रहा है इफ k बिलोंग टू s, अगर k s का एलिमेंट है तो देन k प्लस वन जो है वो भी s का एलिमेंट होगा, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो फिर वो कहता है कि s जो है ना, s जो है देन s इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर ये जो s है ना, ये खाली सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का सेट नहीं है, ये पूरे का पूरा नेचुरल नंबर है। मतलब दूसरे अल्फाज में इस थ्योरम की स्टेटमेंट में कहना वो ये चाह रहा है कि अगर कोई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाए तो वो सिर्फ एक ही सेट हो सकता है, और वो कौन होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। और आपको याद होगा कि आप जब मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते थे तो एट द एंड आप यही लिखा करते थे, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, लें जी, तो अब इसको प्रूव करने के लिए मैं फिर यहाँ पर कंट्राडिक्टरी लेके चलूंगा। मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि s जो है वो नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है। इसका मतलब s में कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर मतलब n के बराबर नहीं है दूसरे अल्फाज में। तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो नेचुरल नंबर हैं लेकिन s में मौजूद नहीं है। टू प्रूव द रिजल्ट वी अज्यूम दैट t be the set of all those positive integer which are not element of s। मैंने सपोज कर लिया कि s के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि t में मौजूद हैं। ठीक है ना, देखें आपने इसको कंट्राडिक्टरी हमने प्रूफ करना है। वी सेज दैट दिस थ्योरम इज योर सेट s इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। हम ये लेके चलते हैं। अब अगर s आपका पूरे का पूरा नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है तो इट मीन्स आपके पास s में तमाम नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अब इसका मतलब जब तमाम नहीं होंगे तो इट मीन्स सम एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ t। ठीक है, तो मैंने एक सेट t ले लिया, इसके अंदर वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि s के एलिमेंट नहीं है। डैट इज उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, t इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट n s से बिलोंग नहीं कर रहा। एंड एज्यूम डैट, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं t नॉन एम्प्टी है, और t नॉन एम्प्टी है, यानी कि t जो है वो नॉन एम्प्टी है। ये हम इसको सपोज कर लेते हैं। अब मैं एट द एंड ये प्रूव करूंगा कि भाई ये मेरी जो बात है ना कि s जो है नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है, ठीक है, ये गलत है। एट द एंड मैं प्रूव करूंगा कि s इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। जब s पूरे का पूरा नेचुरल नंबर के बराबर होगा तो उसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर किस में चले जाएंगे, s में चल जाएंगे। जब s में चल जाएंगे तो फिर t के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो एट द एंड में ये प्रूव करूंगा कि t असल में एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी नहीं है। ये मेरा टारगेट है। The well ordering principle tells us that t possesses a least element। अब t चूँकि आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका लीस्ट एलिमेंट a है। अब वन जो कि s का एलिमेंट्स है बाय हाइपोथेसिस वन, पहली कंडीशन के मुताबिक वन किससे बिलोंग करता है, s से बिलोंग करता है। सर्टनली a ग्रेटर देन वन, तो a जो है वन से बड़ा होगा। अब ये कैसे बड़ा हो गया वन से, देखें जी, आपके पास वन s से बिलोंग करता है। वन कौन है, वन आपका है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे ही है, वन इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। आप पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप काउंट करते हैं तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, विच इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज वन। ठीक है, अब वन कर गया s से बिलोंग, इसका मतलब वन t से बिलोंग नहीं कर सकता। अब मैंने कहा कि t का लीस्ट एलिमेंट जो है वो a है, a इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ t। अब मुझे बताएं कि अगर a t से बिलोंग करता है तो a फिर s से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि फिर a वन से बड़ा होगा या छोटा होगा, a सर्टेनली वन से बड़ा होगा भाई। ठीक है, पहला पॉजिटिव इंटीजर वन है, उसके बाद आपने कहा t का एलिमेंट a है, पहला एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट a है। ठीक है, तो a को वन से हमेशा बड़ा होना चाहिए क्योंकि पहला पॉजिटिव इंटीजर वन है। ठीक है, इससे पीछे पॉजिटिव इंटीजर है ही कोई नहीं, तो इसलिए a वन से बड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं जीरो पॉजिटिव में, तो जीरो पॉजिटिव नहीं है बेटा, जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है ना, तो इट मीन्स a हमेशा वन से बड़ा होगा। अच्छा, अगर a वन से बड़ा है तो फिर मुझे बताएं कि यहाँ से a माइनस वन जो होगा वो जीरो से बड़ा हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ जीरो छोटा है a माइनस वन से, तो ये मैंने लिखा सो जीरो लेस देन आ गया a माइनस वन से। अब मुझे बताएं a माइनस वन बड़ा होता है या a बड़ा होता है, क्लियरली a माइनस वन इज स्मॉलर देन a। ठीक है ना, एज a इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ t, a चूँकि लीस्ट एलिमेंट है t का,
अगर ए टी का लीस्ट एलिमेंट है तो फिर इसका मतलब a माइनस वन जो है वो टी से बिलोंग नहीं कर सकता, टी से बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बिलोंग? देखें, a माइनस वन कौन है? a से छोटा नंबर है, ठीक है। a माइनस वन टी से छोटा नंबर है और a टी का लीस्ट एलिमेंट है। इससे छोटा एलिमेंट टी का है ही कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर a माइनस वन छोटा है a से और a लीस्ट एलिमेंट है टी का, तो इसका मतलब a माइनस वन टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। a माइनस वन किससे बिलोंग करना चाहिए? ऐसे बिलोंग करना चाहिए। बात गौर से देखिएगा बेटा, आपने फ़र्ज़ कर लिया कि ए टी का लीस्ट एलिमेंट है। फ़र्ज़ कर लें ए की कीमत 2 है, ठीक है, ये ए की कीमत 3 है, सपोज कर लेते हैं ए इज़ 3। देन ए माइनस वन कौन होगा? ए माइनस वन 2 होगा, ठीक है। तो फिर 2 को किससे बिलोंग करना चाहिए? टी से तो बिलोंग नहीं करना चाहिए ना, उसे ऐसे बिलोंग करना चाहिए, सही है। बाय हाइपोथेसिस बी द सेट एस मस्ट आल्सो कंटेन। अच्छा, हाइपोथेसिस बी क्या कहता है? हाइपोथेसिस बी ये कहता है कि अगर S के अंदर एक एलिमेंट K है तो फिर K प्लस वन जो है वो भी S का एलिमेंट होगा, सही है ना। बाय हाइपोथेसिस बी अगर A माइनस वन S का एलिमेंट है तो फिर इसमें A माइनस वन में यानी कि अगला नंबर प्लस वन ऐड कर देने से वो भी फिर S का एलिमेंट होना चाहिए। द सेट S मस्ट आल्सो कंटेन A माइनस वन प्लस वन। अब इसको सॉल्व करें तो ये तो बनता है A, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि A S में चला गया, विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट डैट ए बिलोंग टू टी। लेकिन ये तुम्हारे इस जो जम्पशन है कि ए टी का लीस्ट एलिमेंट है उसके साथ कंट्राडिक्ट कर गया है, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि ए जो है यहाँ पर एस का एलिमेंट बन गया है। कैसे बन गया है? इससे, सही है बेटा। सो वी कंक्लूड डैट, इसका मतलब अब ये ए कौन है? एक आर्बिटेरी एलिमेंट है और इसको आपने कहा था ये इसका लीस्ट एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि अब ये ए जो है टी का लीस्ट एलिमेंट तो नहीं रहा, वो तो आपने एस में चले गया, वो भी एस का एलिमेंट बन गया। सो वी कंक्लूड डैट कि आपको टी में कोई भी ऐसा लीस्ट एलिमेंट नहीं मिल सकता। इसका मतलब टी एक एम्प्टी सेट है एंड इन कंसीक्वेंस डैट एस कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, और नतीजतन एज अ रिजल्ट एस के अंदर वो तमाम इंटीजर मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं। एंड हेंस वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि एस जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर इन नेचुरल नंबर के बराबर है, ठीक है। नहीं बेटा, ये आपका एक आसान सा छोटा सा लेक्चर था। मैंने कोशिश की चीज़ों को समराइज़ करके आपके सामने प्रेजेंट करने की। चीज़ें अच्छी लगी लाजमन बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।